उदयपुर इंडिया हॉस्पिटल में मिरांश ने रिदम को अभी भी दीवार से लगाया हुआ था और वो उसकी तरफ ही देख रहा था। रिदम धीरे से बोली, बताओ कि तुमने पूछा कि मुझे जानना है। यानी मैं बोल रही हूँ मुझे जानना है तो बताओ। मिरांश कुछ बोलने वाला था कि तभी उसकी नज़र डॉक्टर की तरफ चली गई। वो रिदम को वहीं छोड़कर डॉक्टर के पास चला गया। रिदम खुद से बोली, ये मुझे जानबूझकर नहीं बता रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। नहीं बताना है तो मत बताओ, फिर जो करना है करो, वैसे भी मुझे तुमसे खुद कोई बात नहीं करनी। बोलकर उसने गहरी सांस ली और वो खुद वहां से निकल गई। मिरांश डॉक्टर के पास जाकर बोला, इज एवरीथिंग ऑलराइट? डॉक्टर उसे देखते हुए बोले, अब खतरे से बाहर है पेशेंट और टेंशन की कोई बात नहीं है, 1 घंटे के अंदर होश आ जाएगा। बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। मिरांश ने एकदम से साहित्य को देखा जो कुछ सोच रहा था। अनामिका साहित्य के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अब तो तुम घर जा सकते हो ना। इतनी देर से तुम यहाँ पर, तुम्हारी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी। साहित्य उसे देखकर बोला, मुझे कहीं नहीं जाना। अनामिका, जब तक चाची को होश नहीं आ जाता मैं नहीं जा रहा। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, तुम्हारे यहाँ पर रहने से उनकी रिकवरी में कोई हेल्प नहीं हो रही है। यू नो वॉट आई मीन। ये सुनते साहित्य मिरांश की तरफ देखने लगा। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, चुपचाप से घर जाकर अपना हुलिया ठीक कर करो। साहित्य धीरे से बोला, ध्यान रखना। बोलकर उसने एक नज़र अनामिका को देखा और वहां से चला गया। अनामिका खुद भी उसके पीछे चली गई। अब वहां पर मिरांश, रिदम, शिवम और धानी ही बचे थे। धानी धीरे से बोली, मॉम ऐसे ही नहीं गिर सकती, वो बहुत केयरफुल रहती है और सीढ़ियों से कोई कैसे गिर जाएगा। उसकी बात सुन मिरांश ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, पर वो अभी भी शांत था। रिदम ने ये चीज़ नोटिस कर ली थी और उसके दिमाग में अब कई सारे सवाल खड़े होने लगे थे। मिरांश का ये अलग सा बिहेवियर, जब वो उसे लेकर उदयपुर आया था तब वो बहुत डिफरेंट और अभी बहुत डिफरेंट था। शिवम धानी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, रिलैक्स धानी, जब उन्हें होश आ जाएगा तो उनसे खुद पूछ लेना कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई उनसे। धानी ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर में वैशाली को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वो पूरी तरीके से खतरे से बाहर थी, बस दवाइयां के असर की वजह से सो रही थी। मिरांश सीधे एक कोने में चला गया और उसने किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही वो बोला, गौतम, एक काम करना है, जो काम हमारे उसे हटकर ये काम है, हैंडल कर लोगे? दूसरी तरफ से गौतम बोला, यस मीर भाई, क्या करना है आप बताइए। मिरांश एक पल ठहर कर बोला, विक्रांत रघुवंशी और वैशाली रघुवंशी के रिश्ते के बारे में कुछ चीज़ पता करनी है, एक कुछ ऐसे अननोन फैक्ट जो किसी को ना पता हो, और एक और चीज़ चेक करना, मुंबई में साइकेट्रिस्ट बेस्ट कौन सा है। आई वॉन्ट बेस्ट, बाकी चीज़ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मिरांश अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हुए बोला, प्रिंसेस, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत नहीं कर सकते तुम? बोलते हुए उसने मुड़कर रिदम की तरफ देखा जो कि उसके पीछे ही खड़ी थी। रिदम कंफ्यूजन से बोली, साइकेट्रिस्ट क्यों चाहिए तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मतलब ठीक नहीं है, तुम हो पागल, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ जाए। मिरांश ने एकदम से रिदम को अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रिंसेस, इतनी फिक्र मत दिखाओ कि मुझे लगने लगे कि। रिदम बीच में बोली, कोई गलतफहमी मत पालना। ये सुनते ही मिरांश ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और अगले पल उसे छोड़ दिया। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, बताना हो तो बताओ, वरना मत बताओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर कोई बाद में प्रॉब्लम करी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी बस। बोलकर वो वहां से चली गई। रिदम से शिवम के पास जाकर बैठ गई और उसने शिवम के कंधे पर अपना सिर टिका लिया। शिवम उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, क्या हुआ, तुम्हारे पति के साथ कोई लड़ाई हुई है क्या? रिदम धीरे से बोली, भाई, उसे बीच में लाना जरूरी नहीं है, मैं बस थक गई हूँ। शिवम कुछ पल रुक कर बोला, इट्स ओके, एक बार मॉम को होश आ जाए फिर तुम घर चलना, ओके? शिवम की बात करे तुमने कोई जवाब नहीं दिया। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, 1 घंटे के अंदर ही वैशाली को होश आ चुका था और उससे सीधे धानी मिलने के लिए गई थी। साहित्य रास्ते में था, वो अभी तक आया नहीं था। धानी वैशाली को देखते हुए बोली, मॉम, आप अपना ध्यान नहीं रख सकती? कैसे हो गया ये सब? मैं आपको जानती हूँ, आप लापरवाही नहीं करती, ऊपर से उस वक्त आप इवान के साथ थी है ना? मैं खुद अभी तक इवान से नहीं मिला पाई, पता नहीं उसकी हालत क्या हो रही होगी। इवान का नाम सुनते ही वैशाली कुछ सोचने लगी थी। होश में आने के बाद से ही वो अब तक शांति थी। धानी फिर से कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, इंसान को 2 मिनट के लिए सांस लेने दोगी मेरी प्यारी बहना? ये सुनते ही धानी ने मुड़कर मिरांश को देखा जो कि गेट पर खड़ा था।
ये सुनते ही धानी ने एकदम से मुड़कर मिरांश की तरफ देखा। धानी धीरे से बोली, मीर प्लीज अभी नहीं, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो। मिरांश आई रोल करते हुए बोला, धानी सिसोदिया या फिर धानी रघुवंशी, तुम जो भी खुद को समझो, मुझे तुम्हें परेशान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए निकलो यहाँ से, मुझे कुछ बात करनी है। धानी एकदम से खड़ी होकर बोली, वॉट डू यू मीन बाय मैं निकालूं यहाँ से, वो मेरी मॉम है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा रही। वैशाली अचानक से बोली। धानी। ये सुनते धानी ने एकदम से मुड़कर वैशाली को देखा और उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। वैशाली धीरे से बोली, मुझे भी बात करनी है मिरांश से, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। धानी कुछ पल रुककर बोली, ओके मॉम, बोलकर उसने वैशाली का हाथ छोड़ और फिर तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते मिरांश ने दरवाजा बंद किया और वो वैशाली की तरफ बढ़ गया। वैशाली कुछ पल रुककर बोली, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो कि इसलिए मुझसे मिलना चाहते हो, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अगर अब रुक गई तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं मेरे बेटे को खो दूंगी। और मिरांश बीच में बोला, और अपनी जान भी खो देंगे आप। ये सुनते ही वैशाली हैरानी से मिरांश को देखने लगी। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, जो आप मुझे बताने की कोशिश कर रही है वो मुझे पता है। इसी हॉस्पिटल में है इवान, सो रहा है। इस वक्त चैन की नींद की जरूरत है उसे, जो उसे अब मिल रही है वो भी सिर्फ दवाएं के असर से, क्योंकि वैसे तो वो सिर्फ और सिर्फ बुरे सपने में जी रहा है। मिरांश की आखिरी लाइन सुनते ही वैशाली की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो कुछ बोलने को हुई तभी मिरांश फिर से बोला, क्यों बर्दाश्त कर रही थी आप ये सब? ऐसे तो है नहीं कि आपकी और विक्रांत रघुवंशी की कहानी ऐसी है कि किसी गरीब लड़की शादी कर दी गई और काम खत्म। एक अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड तो आपका भी है ना, तो क्या जरूरत थी सब कुछ बर्दाश्त करने की? क्या जरूरत थी अपने बेटे की जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद करने की? वैशाली झट से बोली, मैंने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं की। ये मिरांश को बोलते हुए वो अपने नम आंखों से उसे देख रही थी। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, ऐसा आपको लग रहा है? वो तो दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था, पर आप तो दिमाग के तौर पर ठीक होकर भी कमजोर रह गई। एक बार हिम्मत करने की कोशिश की होती तो क्या चल जाता आपका? आपके बेटे को पूरी लाइफ भर का ड्रामा तो नहीं मिलता। वैशाली धीरे से बोली, क्या करने वाले हो तुम? ये सुनते मिरांश बिना किसी भाव के उसे देखने लगा। वैशाली फिर से बोली, मैं जानती हूँ कि कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मिरांश बताओ ना मुझे, क्या सोच रहे हो तुम? मतलब? मिरांश बीच में बोला, इवान रघुवंशी आप लोगों के साथ नहीं रहेगा। उद्धरण चिन्ह। वैशाली हैरानी से बोली, क्या मतलब इवान हमारे साथ नहीं रहेगा? मतलब वो मेरे साथ क्यों नहीं रहेगा? मैं उसकी मदर हूँ, मुझे हक है उसके साथ रहने का। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, अपने हक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है आपने, अब और नहीं कर सकती। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और उसके जाते ही वैशाली की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। मिरांश बिना किसी पर ध्यान दिए बस सामने देखते हुए तुरंत वहां से निकल चुका था। वही रिदम गेट के पास खड़ी थी और उसने मिरांश और वैशाली की सारी बातें सुन ली थी। रिदम खुद से ही बोली, हो क्या रहा है सब? बोलकर वो मिरांश के पीछे चली गई। मिरांश को फॉलो करते हुए रिदम एक वार्ड के बाहर पहुंची। उसने अंदर झांक कर देखा, मिरांश इस वक्त इवान के पास बैठा हुआ था और इवान हॉस्पिटल बेड पर आराम से लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। रिदम से अब रहा नहीं गया, वो सीधे गेट खोलकर अंदर गई और तेज आवाज में बोली, क्या चल रहा है सब? मिरांश इवान की तरफ देखते हुए उससे बोला, प्रिंसेस थोड़ी देर पहले तक मुझे लग रहा था कि तुम्हारा भाई डिटेक्टिव गिरी कर सकते हैं, बट नहीं, तुम अपने भाई की ही बहन हो। रिदम उसके सामने आकर रुकी और उसे देखकर बोली, मिरांश प्लीज सीधे तरीके से बताओ कि बात क्या? वो अभी बोल रही थी कि तभी मिरांश एकदम से खड़ा हुआ और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर बाहर गया। बाहर पहुंचते ही मिरांश ने रिदम को दीवार से लगाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, विक्रांत रघुवंशी इज अब्यूजिव, समझ में आ गया तुम्हें? अपनी बीवी अपने बेटे दोनों की जिंदगी को हेल बनाकर रख दिया उसने, आ गया समझ में? रिदम धीरे से बोली, व्हाट डू यू मीन? अंशु सार्कास्टिकली बोला, सीधी बात समझ में नहीं आती है प्रिंसेस, अब्यूसिव का मतलब नहीं पता है तुम्हें? रिदम कुछ पल रुककर बोली, पता है पर। मिरांश बीच में बोला, तो फिर यहाँ पर किसी सवाल का मुद्दा नहीं है, इवान हमारे साथ मुंबई जाएगा और अब अपना मुंह बंद रखने की जरूरत है, मैं जो करूँगा उसके बीच में तुम बिल्कुल नहीं आओगी। रिदम धीरे से बोली, ऑफ कोर्स मैं बीच में नहीं आऊंगी, मुझे तुम्हारे किसी भी काम के बीच में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इतना बोलते ही रुक गई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया।
मिरांश ने उसके गाल पर 2 उंगलियां रखी और उसका चेहरा अपने सामने करते हुए बोला, प्रिंसेस को बुरा लग रहा है, ऑलरेडी प्रिंसेस की लाइफ उत्तर पुथल हो चुकी है और प्रॉब्लम आने वाली है, डर लग रहा है प्रिंसेस। रिदम उसका हाथ हटाकर बोली, नफरत हो रही है तुमसे, गुस्सा आ रहा है तुम पर, सुन लिया तुम्हारे पास दिल तो है नहीं, क्योंकि तुम्हें तो लोगों के दिलों से खेलने में मजा आता है, तभी तो आता है क्योंकि तुम्हें तो एहसास नहीं होता कि दिल क्या होता है। बोलकर उसने मिरांश को हल्का सा धक्का दिया और जाने के लिए आगे बढ़ गई। रिदम 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि तभी मिरांश ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस पीछे की तरफ खींचा। रिदम गुस्से में मिरांश को देखने लगी, वो कुछ बोल पाती कि तभी मिरांश उसकी आंखों में देखकर बोला, अगली बार तुम्हारे मुंह से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि तुम मुझसे नफरत करती हो, प्यार करती हो, चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए भलाई होगी, और अगर तुमने नहीं किया तो प्रिंसेस जो हरकत में एक बार कर सकता हूँ और उससे एक्सट्रीम लेवल पर मैं जा सकता हूँ, मजबूर मत करना मुझे। बोलते हुए रिदम के हाथ पर अपने पकड़ मजबूत किया जा रहा था। रिदम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अभी तक सिर्फ और सिर्फ धमकियां दे रहे थे, अब क्या करोगे, किसी को मार दोगे या खुद को मारने की कोशिश करोगे, तुम्हें तो आदत है झूठ बोलने की, अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने की, तो करो ना करते रहो। ये सुनते ही मिरांश ने एकदम से रिदम को दीवार से लगा दिया। उसने इतनी जोर से ये किया था कि रिदम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और उसने अपनी आंखें कसकर मिच ली। मिरांश रिदम ने दीवार से लगा दिया था और रिदम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ पल बाद रिदम ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधे मिरांश की नजरों से जा मिली। रिदम धीरे से बोली, यही करना आता है ना तुम्हें, जब तुम्हारी बातें ना सुनी जाए, जब तुम्हें लगे कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तब जाकर के अपना जोर चलाना शुरू कर दो। मिरांश धीरे से बोल, स्टॉप दिस प्रिंसेस, बंद करो ये ड्रामा। रिदम सार्कास्टिकली बोली, इमोशनल ड्रामा बन चुके हैं, यू नो वॉट मिरांश, रघुवंशी गलती कर दी मैंने तुम्हारे लिए फील करके, गलती हो गई मुझे तुमसे प्यार करने की, मेरी आंखों में देख लिया ना तुमने कि प्यार है तो हाँ है, पता नहीं कब तक रहेगा लेकिन है, पर एक गलती के तौर पर है। रिदम की बातें सुनते हुए मिरांश उसके कंधों पर अपने पकड़ मजबूत किए जा रहा था, लेकिन इस वक्त रिदम की आंखों में कोई इमोशन नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ मिरांश की आंखों में देख रही थी और गहरी सांस ले रही थी। रिदम फिर से बोली, तुम मेरे मुंह से नफरत नहीं सुन सकते, तुम ये नहीं सुन सकते कि तुमने गलती की, तुम्हें गिल्ट नहीं होता, तुम्हारा ये बिहेवियर खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा, कुछ ढंग से शुरू नहीं होगा लेकिन तुम खुद खत्म कर दोगे, तुम्हें पता है, एक बात बताओ। बोलकर वो रुकी और उसने एक गहरी सांस ली, वो अपने आंसुओं को बहुत मुश्किल से रोके हुए खड़ी थी। रिदम धीरे से बोली, हमारी लाइफ का विलन कोई और नहीं है, मेरी और तुम्हारी जिंदगी का विलन कोई और नहीं है, वो तुम हो, ओनली यू। बोलकर उसने मिरांश को हल्का सा पुश किया और वहां से चली गई। उसके जाते ही मिरांश ने एकदम से दीवार पर एक मुक्का दे मारा, वो कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मिरांश धीरे से बोला, कंट्रोल, जस्ट कंट्रोल, कंट्रोल। तभी उसके पीछे से आवाज आई, मेरी बहन को रुलाकर क्या कंट्रोल करना चाहते हो तुम। ये सुनते ही मिरांश ने एकदम से मुड़कर शिवम की तरफ देखा जो उसे घूर रहा था। शिवम ने रिदम को यहाँ से रोते हुए जाते देखा था और अब उसका दिमाग खराब हो रहा था कि रिदम मिरांश की वजह से रो रही थी। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुल साले साहब, बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो अपनी बहन के कान भरने की जरूरत है, ना ही किसी मैटर में पड़ने की जरूरत है, अपने काम से काम रखिए, बेटर होगा आपके लिए। बोलकर वो जाने के लिए आगे बढ़ गया। तभी शिवम तेज आवाज में बोला, बहन है वो मेरी, मिरांश रघुवंशी इकलौती बहन है मेरी, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए तो। मिरांश बीच में बोला, तो क्या कर लोगे, शिवम सिसोदिया। बोलकर उसने शिवम की आंखों में देखना शुरू कर दिया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में गुस्से में घिर रहे थे। मिरांश फिर से बोला, तो क्या कर लोगे शिवम सिसोदिया, जानना है मुझे कि तुम अपनी बहन के आंसुओं को देखकर क्या कर लोगे, मेरा कुछ बिगड़ोगे, मुझे मरोगे या फिर अपनी बहन को ले जाओगे, जो करना है कर लो, लेकिन मुझे जो करना है मैं करूंगा, कहा ना मत आओ बीच में तो मत आओ। शिवम एकदम से उसका कॉलर पकड़ कर बोला, मौका देने की सोच भी रहा था मैं तुम्हें, पर तुम्हारी ये बातें सुन करके मुझे डाउट हो रहा है कि तुम किसी मौके के लायक हो। मिरांश आई रोल करते हुए बोला, कमाल है, दोनों भाई बहन एक ही मौके पर एक ही रेडियो लेकर चालू हुए हैं। शिवम उसका कॉलर छोड़कर बोला, व्हाट डू यू मीन बाय एक ही रेडियो, क्या किया तुमने रिदम के साथ। मिरांश ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाए और फिर एकदम से हल्का सा शिवम के कान पर झुकते हुए बोला, आपकी बहन यानी कि मेरे प्रिंसेस के साथ में क्या करूंगा साले साहब, जो करूंगा वो आपको बता दूंगा, तो फिर करने का मजा नहीं आएगा।
बोलकर उसने आई विंक की और वहां से चला गया। शिवम खुद से बोला, मुझे बात करनी है रिदम से। बोलकर वो रिदम को ढूंढते हुए वहां से निकल गया। इधर रिदम हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी थी। वो सबके सामने खुद को स्ट्रांग बने बैठी थी, लेकिन अब उसे नहीं हो रहा था। अगर ये बात पहले की होती और उससे पहले सामने आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज जब वो मिरांश से खुद प्यार करने लगी थी, उसे ऐसा लग रहा था कि प्यार था ही नहीं, रिश्ते की न्यूज़ झूठी थी, प्यार धोखा था, सब कुछ झूठ था। वो सिर्फ झूठ की दुनिया में जी रही थी। रिदम वहीं हॉस्पिटल के बाहर वाले गार्डन में बेंच पर बैठ गई और वो सामने देखने लगी। अब तक शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे रात होने लगी थी। गार्डन में जितने भी पेशेंट थे वो सभी अंदर जाने लगे थे। रिदम सामने देखते हुए कुछ सोच रही थी कि तभी कोई उसके बगल में आकर बैठा। इस बात का ध्यान रिदम का था ही नहीं। तभी रिदम के कानों में एक आवाज पड़ी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन अपने दर्द मुझसे छुपाने लगी है। ये सुनते ही रिदम ने एकदम से शिवम की तरफ देखा, पर वो कुछ बोली नहीं। शिवम उसे देखकर बोला, ऐसा क्या हुआ है मेरी बहन को कि वो इस कदर रो रही है? तुम कभी नहीं रोई ऐसे, आखिरी बार तब रोई थी जब। रिदम बीच में ही बोली, जब मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी। बोलकर वो फिर से सामने देखने लगी। शिवम उसका हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, प्लीज। ये सुनते एकदम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में वही फुटेज वापस चलने लगी जब मिरांश ने उसकी ड्रिंक स्पाइक करवाई थी। वो शिवम को बताना चाहती थी, लेकिन किस मुंह से बताती। अब तक वो शिवम से खुद लड़ रही थी कि वो मिरांश के साथ रहेगी, मिरांश ऐसा है वैसा है, पर अब क्या? शिवम फिर से बोला, मैं बार बार पूछ रहा हूँ रिदम, क्या बात है? एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही। आई एम योर ब्रदर। यार तुम अपने भाई से ये सब कब से छुपाने लगी? अपनी फीलिंग्स आई वॉन्ट टू, ना कि मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है। रिदम धीरे से बोली, मेरी और मीर की लड़ाई हुई। शिवम कुछ पल रुक कर बोला, इतनी बड़ी कि तुम रोने लगी? रिदम धीरे से बोली, हाँ बहुत बड़ी लड़ाई हुई भाई। वो कुछ नहीं समझता, वो बहुत बुरा है। उसे नहीं समझ में आता कि उसकी हरकत कितनी गंदी है। शिवम धीरे से बोला, वो खुद ही गंदा इंसान है, तुम चाहो तो कुछ दिन तक यहाँ पर रह सकती हो। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, रियली थैंक यू भाई, आई नीड इट। मुझे अपना दिमाग फ्रेश करना है, प्लीज आप ज्यादा कुछ मत पूछना, क्योंकि मेरे और मीर के बीच की बात है, प्लीज आई होप यू अंडरस्टैंड। शिवम गहरी सांस लेकर बोला, मैं तब तक कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आ जाते, यू नो वॉट आई मीन। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हो, और मैं नहीं रोने वाली, मैं आपकी तरह रोती नहीं हूँ। शिवम अपनी भौहें चढ़ते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन बाय मेरी तरफ, तुमने मुझे रोते हुए कब देखा? रिदम कुछ पल रुक कर बोली, बचपन में। शिवम आई रोल करते हुए बोला, बहुत बकवास जोक है, वेली थिंक वैशाली आंटी को आप डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। फिलहाल तुम मेरे साथ अभी के अभी घर चल रही हो, ऑलरेडी रात हो रही है। शिवम की बात सुनकर रिदम ने बिना नानुकुर के सर हिला दिया। उसे खुद अभी थोड़ा टाइम चाहिए था। शीतल के घर से तो मिरांश उसे खुद लेकर गया था, और उसके बाद उसने जो किया है वो तो रिदम के दिमाग से निकलने वाला नहीं था। इधर इवान को भी होश आ चुका था। मिरांश उसके पास बैठा हुआ था और उसे गौर से देख रहा था। इवान धीरे से बोला, मीर भाई मुझे मॉम से मिलना है, प्लीज मुझे मिलवा दो ना, एक बार उनका खून बह रहा था। मिरांश एक नज़र टाइम देखा और फिर इवान से बोला, ओके लेट्स गो। मिरांश इवान को सीधे वैशाली के वार्ड के बाहर लेकर गया। इवान तुरंत अंदर चला गया। इस वक्त वैशाली बेड पर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। इवान को देखते ही वैशाली की आंखों से लगातार आंसू बहाने वालों पर उसने अपने आंसू साफ किया और फिर इवान से बोली, तुम ठीक हो ना, विक्रांत ने कुछ किया तो नहीं? इवान वैशाली का हाथ पकड़ कर बोला, मॉम वो करने आए थे पर मीर भाई ने बचा लिया। ये सुनते ही वैशाली की नज़र मिरांश की तरफ चली गई, जो कि गेट पर खड़ा था। वैशाली ने अपनी आंखों से ही मिरांश को थैंक्स कहा और इवान से बात करने लगी। थोड़ी देर बातों ही बातों में वैशाली इवान से बोली, इवान अगर मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेजूं? इवान झट से बोला, मैं चला जाऊंगा, मुझे उनके साथ नहीं रहना, वो मारते हैं। ये सुनते नहीं मिरांश ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, लेकिन वो अभी भी वैशाली और इवान की तरफ देख रहा था। वो जानता था कि इवान को सिर्फ और सिर्फ वैशाली ही कन्विंस कर सकती थी मुंबई जाने के लिए। वैशाली हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, पर मैं नहीं आऊंगी आपके साथ, आप मीर भाई के साथ जाओगे। आपको मीर भाई जैसा बिग बॉय बनना है ना? ये सुनते ही इवान ने एक बार मिरांश को देखा और धीरे से बोल, पर मैं आपके बिना क्यों रहूं अगर मीर भाई ने भी? वैशाली बीच में बोली, वो कुछ नहीं करेंगे, वो आपके सुपरमैन है ना? इवान वैशाली की बात सुन इवान ने बिना कुछ बोलकर हिला दिया। थोड़ी देर बाद मिरांश इवान को वहां से लेकर गया।
मिरांश इवान को सबसे पहले मुंबई भेजने वाला था और वो ये काम अभी कर रहा था। उसे भरोसा नहीं था ना तो अभिराज पर ना तो विक्रांत पर। मिरांश ने इवान को गाड़ी में बैठाया और उसे देखकर बोला, अब तुम यहाँ से सीधे मुंबई जाओगे पता है, और मैं वहाँ पर आऊँगा। इवान झट से बोला, पर मीर भाई मैं अकेले क्यों जाऊँ, आप नहीं आओगे, मॉम भी नहीं होंगे वहाँ पर तो। मिरांश उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं आऊँगा, बिग बॉय बनना है ना, तो उससे पहले तुम जाओगे ताकि बिग बॉय की तरह खुद को अकेले संभालो, ठीक है। इवान धीरे से बोला, ओके। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी वहां से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गई। मिरांश उस जाती हुई गाड़ी की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था कि तभी वो अचानक से बोला, कोई बात बोलनी है बिग ब्रदर? तो तुम बोल सकते हो, ऐसे देखने की जरूरत नहीं, एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में कई तरीके के सवाल उठ रहे होंगे। बोलते हुए उसने मुड़कर साहित्य की तरफ देखा, जो कि खुद उसे जाते हुए गाड़ी की तरफ देख रहा था। साहित्य धीरे से बोला, अनामिका ने बताया मुझे लगा था ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इवान की हालत, तुम्हारी बातें और चाची का रिएक्शन, वो सब कुछ सच है। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, सच पर पर्दे हैं, पर्दे के नीचे सच है, बाय। बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही साहित्य कुछ पल शांत रहो और अगले ही पल उसने विक्रांत को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही वो गुस्से में बोला, व्हाट द हेल विक्रांत रघुवंशी, क्या क्या कर रहे हो आप? विक्रांत कुछ पल रुककर बोला, तुम्हारा वो भाई ना हाथ से निकल चुका है, मेरी फैमिली के बीच में आने की कोशिश कर रहा है वो। और साहित्य बीच में बोला, वो कोशिश नहीं कर रहा है, वो बीच में आ चुका है और उसे आना चाहिए था। ये सुनते विक्रांत एकदम से चुप हो गया। क्या होगा जब इवान के जाने की बात अभिराज के सामने आएगी? क्या फिर से अभिराज और मिरांश के बीच होगी कोई जंग? जानने के लिए पढ़ते रहिए।